अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम यूनिट 3, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। आप सब जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ काम को पहले ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, फिर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन्हें उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता दिया जाता है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ें, मीनिंग समझें, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद काम को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है। क्यों? पहले देखो, काम को पहले तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर किस ग्रुप का क्या काम है वो देखा, फिर उसके बाद उस काम से रिलेटेड क्या क्या ड्यूटीज़ असाइन होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या अथॉरिटी होगी, और ये सारी ड्यूटीज़ और क्यों डिवाइड की जा रही हैं, क्यों अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप बनाई जा रही है, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। तो ये मीनिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया और बांट दिया साथ के साथ, और साथ साथ अथॉरिटी and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively। किस लिए काम कर रहे हैं वो? towards in accomplishing organizational objective। तो अल्टीमेट रोल क्या हुआ ऑर्गेनाइजिंग का? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। कैसे करना? पूरे काम को ग्रुप में डिवाइड करके उसके बाद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ताकि ग्रुप का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। फिर हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने अलग अलग भागों में बांट दिया काम। उसके बाद क्या करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप देखते हैं। देन हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट किसे करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। और ये कोऑर्डिनेशन क्यों किया जाता है? ताकि डुप्लीकेशन अवॉइड हो, कि ऐसा ना हो कि एक काम एक डिपार्टमेंट भी कर रहा है, वही काम दूसरा डिपार्टमेंट भी। डुप्लीकेशन और डिले से बचने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया जाता है कि जो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बिल्ड किया जा सके और उसे अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? कोऑपरेटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप के मेंबर होंगे उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कम से कम 2 बंदों की तो ज़रूरत होती है। एटलीस्ट देयर विल बी 2 पर्सन। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं उनके रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होती है। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले तो हम काम को डिवाइड करते हैं, फिर हायरार्की ऑफ वर्क होता है, कौन किसकी क्या अथॉरिटी होगी और कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मतलब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो चीज़ भी क्लियर कट यहाँ पर डिफाइन होती है। तो यहाँ पर एक क्लियर रिलेशनशिप बनती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसका क्या अथॉरिटी है, आपको इस काम को करने के लिए क्या पावर दी गई है, और आपको इस काम के लिए पावर दी गई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो भी क्लियरली डिफाइन है। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या बताता है? एंटरप्राइज का एक कॉमन एम होता है, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर ऑर्गेनाइजेशन को किस में डिवाइड कर रहे हैं? ग्रुप्स में। ग्रुप के भी अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन की जगह स्पेशलाइजेशन कर लीजिएगा इसे। स्पेशलाइजेशन का मतलब
जब हम जो अपने ग्रुप के पर्सन हैं उन्हें अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, काम असाइन कर रहे हैं, जब भी ड्यूटी असाइन करेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन सा पर्सन किस चीज़ में ज़्यादा स्पेशलाइज है, किसके पास क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसे काम असाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना गोल है, तो हर डिपार्टमेंट के अपने गोल को, अलग अलग गोल्स को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी है उसका फ्लो डाउनवर्ड होता है। अथॉरिटी पावर, पावर आपके पास क्या है, किसी को ऑर्डर देने की पावर है, तो वो कहाँ से आएगी, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, नीचे से ऊपर, कि आप रिस्पॉन्सिबल किसको करोगे, मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिपोर्ट किसे सौंपोगे, अपने बॉस को। तो जो अथॉरिटी का फ्लो है वो डाउनवर्ड होता है, जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो होता है वो कहाँ होता है, अपवर्ड। तो प्रॉपर एक रिलेशन बना होता है अथॉरिटी और रिलेशनशिप के बीच में। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। इसके अंदर क्या है, जो स्कोप होता है अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप का वो क्लियरली डिफाइन होता है। हर बंदे को अपना काम पता होता है, उसके लिए उसके पास कौन सी पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ क्लियरली डिफाइन होगा। नेक्स्ट बात आती है हमारी स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैम नहीं है, डैट इज स्पैन, SPAN कर लेना। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स कि एक जो सुपीरियर है वो अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज करेगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। नैरो कब होता है, जब एक बंदा कम लोगों को अपने नीचे सुपरवाइज कर रहा हो, और वाइड क्या होगा, एक पर्सन एंड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। क्लियर। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का मतलब क्या है कि हर ऐसा ना हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम को इस तरीके से डिवाइड करें कि कुछ बंदे तो ओवरबर्डन हो जाएं काम से और कुछ के पास काम ही ना हो। तो बैलेंस्ड काम डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द पर्सन्स। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑर्गेनाइजेशन वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार काम डिवाइड कर दिया उसके बाद काम बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी तब तक आपका ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशन है वो बना रहेगा और साथ में काम का भी डिवीज़न होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर क्या है, काम को एक जैसे तरीके से ही बांटा जाएगा। एक ऑफिसर इंचार्ज होगा अपने पर्टिकुलर एरिया का और हर सबऑर्डिनेट को उसी को रिपोर्ट करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, मतलब एक बंदे को एक बंदा ही कमांड करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं सबऑर्डिनेट हूँ, मुझे ए पर्सन भी क्या कर रहा है, मुझे ए पर्सन भी मुझे ए पर्सन भी ऑर्डर दे रहा है, मुझे बी पर्सन भी ऑर्डर दे रहा है, मुझे सी पर्सन भी ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि जो सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही पर्सन ऑर्डर करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या बताता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ तभी इंटरफियर करेगी लोअर लेवल मैनेजमेंट में अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में कुछ गलत हो रहा हो। वो बात बात पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके काम में इंटरफियर नहीं करेगी। जब बहुत ही कुछ ऐसा हो गया हो कि जो बाकियों के कंट्रोल में ना हो, तभी हमारी अपर लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम में इंटरफियर करेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम जितना हो सके उतना सिंपल बनाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, काम को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है मिनिमम कॉस्ट पर काम करना वो अचीव हो सके। स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल क्या होता है, वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम टॉप एंड गेटिंग टू द लोअर। मतलब ए बी को रिपोर्ट करेगा, बी सी को, सी डी को। प्रॉपर स्केल है, ऐसा नहीं है कि ए डायरेक्टली ई के पास आ जाएगा। प्रॉपर साइकिल बनेगी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। तो ये था हमारा स्केलेटन और ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, काम को आइडेंटिफाई करना है, देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है। फिर हमने उसे क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, जॉब्स डिवाइड कर देनी है और डिपार्टमेंट्स बना देने हैं अलग अलग। डिपार्टमेंट्स बन गए, ग्रुप्स और जॉब को डिवाइड कर दिया। फिर हमने ड्यूटी असाइन कर देनी है कि किस बंदे को क्या काम दिया जाएगा, उन किसकी क्या क्या ड्यूटी होगी। अब जब ड्यूटी असाइन कर दी तो हमने उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए उन्हें पावर भी तो देनी होगी ना कुछ। जो हम पावर असाइन करेंगे दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि उन्हें हमने क्या करना है, उनके काम से रिलेटेड जो जो अथॉरिटी उन्हें चाहिए होगी वो अथॉरिटी देनी है। तो ये थे हमारे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।